हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर आपका 69। जी हाँ, इसके पहले 68 टेस्ट आपका कंप्लीट हम कर लिए हैं और पीछे वाला अगर टेस्ट आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर सभी टेस्ट आपको क्रम से मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसका वीडियो मिल जाएगा, उसका आपको नोट्स वगैरह सब चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 69। कल हम लोग देखे थे 68 नंबर टेस्ट, जिसमें हम लोग देखे थे डीएलएड से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन और यहाँ पर रीजनिंग और मैथ का भी यहाँ पर सवाल हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। डेली जो आप सभी की क्लास होती है वो रात में 9 बजे से लाइव क्लास होती है और ये जो नंबर दिख रहा है 7857824310, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर लगभग अभी 1500 से 2000 लोग जुड़ चुके हैं और वहाँ पर एडमिशन लेकर के सभी लोग जुड़ चुके हैं। आप भी उसमें जुड़ करके अपनी तैयारी को आगे और बढ़ा सकते हैं। अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है और अगर आगे भी डेट बढ़ता है तो एग्ज़ाम का तो आगे भी आप लोग को तैयारी करवाया जाएगा। उसका अलग से कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसी चार्ज में सभी लोगों की तैयारी होते रहेगी। आपको ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करना है, तो सिर्फ एक बार आपको 351 का पेमेंट करना है। मात्र 351 रुपया चार्ज है इस क्लास का। और आपको पेमेंट कैसे करना है, तो फ़ोन पे कर सकते हैं इसी नंबर पर, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अमेजन पे कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी नंबर पर आप हमको भेज दीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी क्लास, जितना क्लास हुआ है उसका पीडीएफ, वीडियो और नोट्स सभी चीज़ आपको वहाँ पर पर्सनली मिल जाएगा। उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और ग्रुप में आपको डेली बाई डेली आपको मिलता रहेगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम को भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्या करना है कि आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन होना चाहिए। टेलीग्राम एप्लीकेशन के लिए आप प्ले स्टोर से जाकर के टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अपने नंबर को वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद टेलीग्राम में जाकर के कैरियर परिवार सर्च कीजिएगा तो मेरा ग्रुप आ जाएगा। उसमें लगभग अभी 2500 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर भी आपको टेस्ट होते रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ गए हैं अब, और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी भाई बहन जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। जी हाँ, बताइए कि अकबर द्वारा जो इमारत बनाया गया था वो इमारत कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आगरा के किला में, लाहौर के किला में, इलाहाबाद के किला में या फिर फतेहपुर सीकरी के किला में। देखिए, अकबर द्वारा जो श्रेष्ठतम इमारतें बनाई गई थी वो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। आप लोग अपना जो चैट है ना, कमेंट है, वो चैट जो लाइव चैट जो है लिखा हुआ, उस पर आप अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो फतेहपुर सीकरी है ये है आपको कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में है। और फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बहुत सारी इमारतें यहाँ पर बनवाई गई है। कौन कौन सी इमारतें हैं यहाँ पर, तो आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ही है दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल। पंचमहल के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंचमहल कहाँ है, तो ये भी फतेहपुर सीकरी में ही है। दीवाने खास कहाँ है, तो ये भी फतेहपुर सीकरी में है। दीवाने आम कहाँ है, तो ये भी फतेहपुर सीकरी में है। और सभी को किसने बनाया, तो अकबर ने ही बनाया था। खास महल भी कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है। तुर्की सुल्तान की कोठी, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई का महल, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। हवा महल भी फतेहपुर सीकरी में है। मरियम की कोठी भी फतेहपुर सीकरी में है और बीरबल की कोठी भी फतेहपुर सीकरी में है। और इन सभी का निर्माण जो करवाया गया था वो अकबर महान के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी। अब चलते हैं आपका दूसरा नंबर प्रश्न। प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। जी हाँ, सिंधु घाटी के जो लोग थे ये किस चीज में विश्वास करते थे दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न है, ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में या फिर यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृशक्ति में।
देखिए तो सिंधु घाटी के जो लोग थे ना, वो मातृ देवी की उपासना में व्यापक प्रचलित था उस समय, यानी कि इसी में विश्वास करते थे, मातृ शक्ति में। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता से ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना में लोग वहाँ पर काफ़ी विश्वास करते थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों, है ना, याद रखना है, ये एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? देखिए महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? जब इनकी मृत्यु हुई थी ना, तो उसी को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण जो इनका हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, और कुशीनगर कहाँ है? तो ये है आपको उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है ये कुशीनगर। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसी को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? जी हाँ, वो कौन सा शासक है जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए पृथ्वीराज जो था ये अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय, इसी को कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, तो पृथ्वीराज तृतीय आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। दोस्तों तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। नाम सुने होंगे, तराइन का युद्ध जानते होंगे, आपको पता होगा। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किए थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, किसको पराजित किए थे? मोहम्मद गोरी को। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर, कह रहा है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? जी हाँ, तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री खोला था वो खोला था आपको सूरत में, यानी कि वर्तमान ये पड़ता है आपको गुजरात में। ठीक है, सूरत गुजरात में इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री खोला था दोस्तों, याद रखिएगा 1613 ईस्वी में ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। मेरे लोग जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप सभी के लिए ही ये क्लास चल रहा है ना, और आप सभी से एक मतलब उम्मीद है कि आप लोग इससे फ़ायदा आप लोग उठा रहे होंगे, है ना। और इतने लोग डेली देखते हैं, 500-600 लाइव रहते हैं, 3000, 4000, 5000, 6000 डेली लगभग एक दिन में व्यू हो जाता है। तो आप लोग को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और आप सभी के लिए ही ये मेहनत किया जा रहा है। और आज से नहीं, जब से ये वैकेंसी का निकला है तभी से आप सभी के लिए ये मेहनत किया जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी के लिए ये क्लास है, थोड़ा सा इसको आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी आप सभी के लिए थोड़ा सा और सपोर्ट करूँगा। ठीक है, चलिए तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको बताना है। बताइए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? देखिए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पामस्टन, है ना। इनका पूरा नाम था विस्काउंट पामस्टन। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो था 1855 से लेकर के 58 तक था, और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ये आपको वहाँ के प्रधानमंत्री थे आपको। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? दोस्तों बताइए, अंतिम वर्षा ऋतु पूछा हुआ है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम जो जीवन की वर्षा ऋतु बिताई थी वो वैशाली में बिताई थी। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका वैशाली, यानी कि आंसर नंबर बी। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था बताइए? तो 563 BC में हुआ था इनका जन्म, है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? जी हाँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। देखिए आपके एग्जाम में ना
प्राचीन मतलब प्राचीन काल के बारे में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्राचीन काल से ये आपका क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, प्रधानाध्यापक में भी पूछा गया है, आप लोग को भी एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से या फिर आपका बौद्ध धर्म से, है ना, और जैन धर्म से, इसमें से एक दो प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो बताइए कि घरों में जो था, घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं और वो कहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों। ठीक है, चलिए, ये जो अवशेष मिला है ये पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो जो कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है दोस्तों, और सिंधु नदी के दाहिने तट पर ये स्थित है आपका, और यहीं से मिला है आपको घरों में कुएं के अवशेष। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। जी हाँ, आपको पता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर था, और उसके पिता का नाम पूछा गया है कि उसके पिताजी का क्या नाम था। ठीक है, तो उनके पिता का नाम क्या था बताइए। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर अकबर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, अकबर शाह द्वितीय जो था ये बहादुर शाह जफर का, बहादुर शाह का क्या था, तो पिता था आपका। ठीक है, चलिए, बहादुर शाह जफर का जो शासनकाल रहा वो 1837 से लेकर के 57 तक इनका शासनकाल रहा, और 1857 की जो क्रांति होती है उसमें इनको निर्वासित कर दिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है इनको। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। जी हाँ, ये जो शिवाजी थे इनकी राजधानी कहाँ थी ये आपको बताना है। देखिए, तो 1674 की ये घटना है ना, 1674 की ये घटना है। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1674 ईस्वी में, और ये छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण किया था और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, रायगढ़ कहाँ अभी वर्तमान में है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायगढ़, तो ये रायगढ़ में ही मतलब अपना राजधानी बनाया था शिवाजी ने, और छत्रपति की उपाधि यही धारण किया था। अगला प्रश्न है 11 नंबर की, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। बताइए, पहला आमरण अनशन पूछा गया है, तो पहला आमरण अनशन कब किया था दोस्तों, तो 11 का क्या हो जाएगा आपका बताइए। देखिए, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था, यानी कि कम्युनल अवार्ड के समय, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, और ये हुआ था दोस्तों 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में इन्होंने सबसे पहले आमरण अनशन किया था आपका। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, 14 जुलाई 1942 को, जी हाँ, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था दोस्तों। 14 जुलाई 1942, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था, तो 12 का आंसर हो जाएगा वर्धा में ये पारित किया गया था। ठीक है, कहाँ, तो वर्धा में ये पारित हुआ था। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सभी के जुबान पर है, हर एक बच्चा जानता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा है, तो ये कहा है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और बहुत सारे लोगों के द्वारा और भी कथन है ना, जैसे महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया आपको। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है बताइए। इनकलाब जिंदाबाद सभी लोग को पता होगा, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। 14 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों भगत सिंह। जी हाँ, ये भगत सिंह के द्वारा पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर, कार्य निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था दोस्तों। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था वो किस आंदोलन के कारण हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया। यानी नरम दल और गरम दल का उद्भव यहाँ पर हुआ था, है ना। दो भाग में बट गया था आपको कांग्रेस, एक नरम दल और एक गरम दल। तो गरम दल और नरम दल ये बट गया, क्यों बट गया, किस आंदोलन के कारण बट गया, तो 15 का हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन की वजह से ये दो भागों में बट गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को
लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी दोनों दलों में मतभेद व्याप्त था। ठीक है, गर्मपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित नहीं रख करके उसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे, है ना, जो गर्म दल के थे। लेकिन नरम दल ऐसा नहीं चाहते थे, इसी वजह से ये दो भागों में बट गया था आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि यह किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगती है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कथन किसका है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर का ये कथन है। और इन्होंने कहे थे आपको 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार के लिए पेश करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप की कुछ आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कहा था कि संविधान के प्रारूप में भारत शासन अधिनियम जो एक्ट 1935 था, इसके अधिकांश प्रावधान को ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया है और मैं उसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता। किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। ये कहे थे आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, तो ये कथन को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? दोस्तों बताइए, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? देखिए आज़ाद हिंद फौज का जो गठन होता है वो 1 सितंबर 1942 को इसका गठन हुआ है और इसके जो प्रथम सेनापति थे वो थे आपको मोहन सिंह, है ना, कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर, कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से क्या था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता, जी हाँ, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है गांधी इरविन समझौता के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? तो याद रखिएगा 1931 में हुआ था। और ये मुख्य रूप से क्या था दोस्तों? तो ये था आपका कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था गांधी इरविन समझौता, है ना। यानी कि कांग्रेस जो था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 29, 30, 31 और ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपका। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, कह रहा है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? बताइए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी अक्टूबर 1924 को कानपुर में। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी नंबर हुआ था। हाँ, बी नंबर हो जाएगा आपका, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 अक्टूबर 1924। अगला प्रश्न है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? दोस्तों बताइए 20 का आंसर क्या होगा? कूका आंदोलन, जी हाँ, कूका आंदोलन हुआ था पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये हुआ कहाँ था, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में हुआ था कूका आंदोलन। और ये कब हुआ था? तो 1840 में हुआ था। और इसने किसने संगठित किया था इसको? तो 20 का हो जाएगा दोस्तों, गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। ठीक है, किसने किया था? तो गुरु राम सिंह ने। कहाँ हुआ था? याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखा स्थल है? जी हाँ, सबसे सूखा स्थल के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सबसे सूखा, देखिए सूखा क्षेत्र कहाँ पर ही होगा? तो वो हो जाएगा आपका लेह। आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर। लेह, जो लेह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ भारत में सबसे कम मात्रा में वर्षा होती है। मात्र 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है आपको, है ना, लेह लद्दाख वाला क्षेत्र में, है ना। तो यहाँ जो है सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र है आपका। ठीक है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये शीत मरुस्थल इसको कहा जाता है। ठीक है, मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उष्ण हो गया और एक शीत मरुस्थल होता है ना। शीत वाला ठंडा वाला क्षेत्र में तो ये हो गया आपका, एक उष्ण वाला आपका थार मरुस्थल वाला हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में 2 प्रकार के मरुस्थल है, एक शीत भी है और एक उष्ण भी है आपका। तो ये जो लेह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है ये सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जी हाँ, तो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत चोटी कहाँ है? तो ये वाला तो आप देखिएगा ना मानचित्र में, तो ये जो मैं बना रहा हूँ यही है अरावली पर्वत, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। ये क्वेश्चन देखिए, अरावली के बारे में मैंने कई बार बताया हूँ कि अरावली की सबसे ऊँची चोटी का क्या नाम है? तो अरावली की सबसे ऊँची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है, कहाँ, क्या नाम है? गुरु शिखर नाम है इसका।
और ये कहाँ पड़ता है, तो ये माउंट आबू आपको राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, माउंट आबू में है आपका और ये राजस्थान में है, ठीक है। तो अरावली के बारे में आप याद रखिएगा। अरावली जो श्रेणी है दोस्तों, ये गुजरात के पालमपुर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो गुजरात के पालमपुर से लेकर के ये राजस्थान होते हुए हरियाणा में भी है और यहाँ से होते हुए दिल्ली तक ये फैला हुआ है। लगभग 800 किलोमीटर में ये फैला हुआ है आपका, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अरावली के बारे में कि ये किस काल की, मतलब कि ये पर्वतें हैं, किस काल की पर्वतें हैं, तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। ये अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था, तो आप नोट कर सकते हैं प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों, कि प्री कैम्ब्रियन, है ना, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था और ये लगभग 600 से लेकर के 570 बिलियन वर्ष, है ना, 570 मिलियन वर्ष पूर्व ये इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर की, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो कौन सा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, है ना। गंगा की वो कौन सी सहायक नदी है। सहायक नदी के कई बार बता दिए। मान लीजिए ये नदी है, नदी में जो छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती है इसी को कहा जाता है क्या, सहायक नदी, है ना। ये छोटी नदी क्या है, तो ये है आपको सहायक नदी, ठीक है ना। ये बड़ी नदी गंगा बह रही है, इसमें छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है। क्वेश्चन था कि वो कौन सी एकमात्र नदी है जिसका उद्गम कहाँ हो रहा है, तो मैदान में हो रहा है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपको गोमती नदी, है ना। कौन सी नदी है, तो वो है आपको गोमती नदी। और गोमती नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपको गोमत ताल से, है ना। गोमत ताल है, इसी को कहते हैं फुलहर झील, है ना, फुलहर झील से ये निकलती है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। और ये पड़ता है आपको पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश में है। फुलहर झील कहाँ है ये भी पूछ लेगा, तो पीलीभीत, नाम सुने होंगे, पीलीभीत जिला है एक उत्तर प्रदेश का, वहीं से निकलती है आपको गोमती नदी। और ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम होता है कहाँ, तो ये मैदान से होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है। बाल्कन देश आखिर कहते किसको हैं, है ना। तो बाल्कन देश का मतलब है ये यूरोपीय कंट्री वाले देश है ना। बाल्कन देश आप नाम सुने होंगे, तो ये यूरोपियन कंट्री वाले हैं। देखिए यूरोप में, अगर आप यूरोप का मानचित्र आप देखते मानते हैं ये आपका यूरोप है, तो यूरोप के दक्षिण पूर्वी, यानी कि ये वाला जो इलाका होगा ना दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र को ही कहा जाता है बाल्कन क्षेत्र देश, है ना। और इसमें बाल्कन पर्वतों के आसपास जो स्थित है उसी को कहते हैं बाल्कन देश। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं दोस्तों, आप एक बार नोट कर सकते हैं कि बाल्कन देश में कौन कौन से देश शामिल है। तो इसमें है आपको अल्बानिया है, आपको बोस्निया हर्जेगोविना है, आपको बुल्गारिया है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, स्लोवेनिया है, रोमानिया है, और इसमें ऑस्ट्रिया नहीं है ना। तो जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिया हुआ है ऑस्ट्रिया, तो इसमें ऑस्ट्रिया नहीं है, स्लोवेनिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, बुल्गारिया है ना। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, इसमें ऑस्ट्रिया शामिल नहीं है बाल्कन देश में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल है आपका 25 नंबर, प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है दोस्तों, बताइए साक्षरता का प्रतिशत कितना है। यहाँ पूछ रहा है भारत में, है ना। तो भारत में साक्षरता दर कितना है, 74.04%, याद रखिएगा 74.04% ये है आपको भारत का साक्षरता दर 2011 के अनुसार। अभी नया आंकड़ा नहीं आया है, नया आंकड़ा आएगा तो ये थोड़ा बहुत जरूर बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। और हमारे ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7857824310, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर, प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। जी हाँ, भारत में जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है दोस्तों वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। और दक्षिण पश्चिम मानसून अभी पूरा सक्रिय हो गया है ना लगभग। और ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ये सबसे पहले कहाँ आता है, तो ये जो केरल वाला मैं एक फिगर बना रहा हूँ, केरल में आता है सबसे पहले। और कब आता है, तो 1 जून को आता है, ये सबसे पहले आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सबसे पहले कहाँ आता है, तो वो आता है केरल राज्य में,
और कब आता है तो 1 जून को आता है, और ये है दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना। चलिए ये देख रहे हैं कोनाहे आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ से आने के बाद ये 2 भाग में बढ़ जाता है, एक तो चल जाता है बंगाल की खाड़ी वाला और एक चल जाता है अरब सागर की शाखा वाला, ठीक है। तो ये 2 भाग में यहाँ से बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे 15 जुलाई तक, है ना, 15 जुलाई तक ये फिर पूरे भारत में सक्रिय हो जाता है आपका, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। जी हाँ, एस्चुअरी नहीं बनाती है तो डेल्टा बनाती होगी, है ना। तो एस्चुअरी कौन सी नहीं बनाती है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताए होंगे कई बार, है ना। नर्मदा नदी के बारे में, है ना, जो निकलती है कहाँ से, तो अमरकंटक से, मध्य प्रदेश से। और ताप्ती नदी के बारे में, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो ये दोनों नदियाँ जो है ना, और एक है आपको मांडवी नदी। मांडवी नदी कहाँ बहती है, तो ये गोवा है आपको, है ना। ये गोवा है, छोटा सा राज्य है गोवा, और गोवा में है जुआरी नदी और मांडवी नदी, 2 नदी है, और दोनों आपको पूछा जाता है गोवा के बारे में, है ना। जुआरी, गोवा में 2 नदी है, एक जुआरी नदी है और एक मांडवी नदी है, ठीक है। और एक ताप्ती हो गया, एक नर्मदा हो गया। ये जो नदियां हैं ना, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि एस्चुअरी नहीं बनाती है, तो एस्चुअरी नहीं बनाती है, महानदी नहीं बनाती है, ठीक है। महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये राज्य है आपको छत्तीसगढ़, ठीक है। ये राज्य है आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से ही निकलती है कौन सी नदी, तो महानदी। और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला है, और वहीं है सिहावा पहाड़ है, ठीक है। सिहावा के निकट से ही ये निकलती है, और छत्तीसगढ़ होते हुए, उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो महानदी किस चीज़ का निर्माण कर रही है, तो ये डेल्टा का निर्माण कर रही है, जबकि ये ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, मांडवी नदी निर्माण करती है आपको किस चीज़ का, तो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जो आपको पश्चिम की ओर बहती है ना, तो इधर है पश्चिम की ओर बहती है, वो है आपको नर्मदा नदी, है ना। याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। और मांडवी नदी है, जुआरी और मांडवी गोवा की 2 छोटी छोटी नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आपका 28 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो आपको पता है कि संसार का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है सहारा का मरुस्थल, है ना। सहारा मरुस्थल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये कहाँ पर ही है, तो ये आपको पड़ता है उत्तर अफ्रीका में, ठीक है। ये है अफ्रीका महादेश, और उत्तरी अफ्रीका में ये पूरा फैला हुआ है आपको सहारा का मरुस्थल। इसका जो क्षेत्रफल है वो याद रखिएगा 3500000, है ना। कई जीरो, 1 2 3 4 5, है ना। चलिए, तो इतना है इसका क्षेत्रफल, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 35 लाख किलोमीटर इसका लगभग क्षेत्रफल है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है वो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। कैस्पियन, जी हाँ, कैसे पिए, इतना खारा है ना। ये है कैस्पियन, दुनिया का सबसे खारे पानी का झील, है ना। दुनिया की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है वो कैस्पियन सागर है। कैसे पिए, इतना खारा है, याद रखिएगा, कैस्पियन सागर, है ना। और ये कैस्पियन जो सागर है ये 5 देशों से सीमा बनाती है, ये आप याद रखिएगा कैस्पियन सागर को। और ये कौन कौन से देश हैं जिससे ये कैस्पियन सागर सीमा बनाती है, नोट कर लीजिएगा। अजरबैजान, रूस, कजाखस्तान और तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान से ये सीमा बनाती है। 5 देश से ये सीमा बनाती है। क्वेश्चन पूछ रहा था किससे नहीं बनाती है, तो नहीं किससे बनाती है, इराक से नहीं बनाती है, ईरान से बनाती है ना। ईरान से बनाती है, इराक से ये नहीं बनाती है। तो अजरबैजान है, रूस है, कजाखस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, ये 5 देश से सीमा बनाती है आपको कैस्पियन सागर, और ये है दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला। चलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पूछ लिया है, मैं आपको बिहार का पूछ रहा हूँ। आप बताइए कि बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, बताइए। तो सभी लोग कमेंट करके, अगर आप पढ़ रहे होंगे हमसे रेगुलर तो आपको एकदम कंठस्थ हो गया होगा कि बिहार का वो साक्षर जिला कौन है जो सबसे अधिक साक्षर है। बताइए, सभी लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। इसके बारे में बहुत बार आप लोग को बताया गया है।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ उत्तर प्रदेश वाला, तो 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है गौतम बुद्ध नगर। जी हाँ, गौतम बुद्ध जो नगर है ये आपको सर्वाधिक साक्षर जिला है आपको उत्तर प्रदेश का। और यहाँ कितने % लोग साक्षर हैं, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध में 80% है ना, 80.12% है। ठीक है। जबकि बिहार का अगर पूछे कि सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपको रोहतास जिला। ठीक है, याद रखना है, रोहतास जिला जो है सबसे अधिक साक्षर जिला है। दूसरे नंबर पर कौन है, तो पहला रोहतास है, दूसरा नंबर पे आता है आपको पटना। ठीक है, तो ये हो गया बिहार का। और अगर पूछ लिया जाए कि बिहार का वर्तमान में साक्षरता दर कितना है, तो सभी लोग बताइए, तो बिहार का साक्षरता दर कितना है अभी, सभी लोग कमेंट कीजिए। बिहार का वर्तमान में साक्षरता दर 2011 के अनुसार, है ना, 2011 के अनुसार साक्षरता दर जो बिहार का है वो कितना है, तो 61.08%। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितना है बिहार का, तो पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71.20%। अगर पूछ लिया जाए कि महिला साक्षरता दर बिहार का कितना है, तो महिला है 51.50%। ये मैंने कई बार आप लोग को रटवा चुका हूँ, तो ये चीज़ आप रट्टा मार लीजिएगा, बिहार वाला आपको पूछेगा। अगर पूछ लिया जाए कि बिहार में किस जिले का साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों, तो सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है आपको पूर्णिया का, है ना। सबसे कम किसका है, तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का साक्षरता दर में सबसे निचले पायदान पर है, और यहाँ का मात्र साक्षरता दर है 51.08%। ये है आपको पूर्णिया का साक्षरता दर, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। प्रश्न है कि हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका है। जी हाँ, हरित क्रांति के बारे में तो मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, और इसे ये जो शुरुआत हुआ था 1966-67 में हुआ था हरित क्रांति। और भारत में जो इसके जनक थे वो थे आपको MS स्वामीनाथन, है ना, डॉक्टर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है। चलिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूछा जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, है ना, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो अमेरिका के थे आपके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 32 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि श्रम का विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है। जी हाँ, तो श्रम का विभाजन जो किसके द्वारा सीमित किया जाता है, तो 32 का आंसर क्या होगा, 32 का आंसर हो जाएगा आपका बाजार का विस्तार पर, ये मतलब कि सीमित किया जाता है श्रम का विभाजन, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो किस आधार पर व्यक्त किया जाता है, तो 33 का हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित किया जाता है ना, कि आखिर प्रति व्यक्ति आय कितना है। ठीक है, अगर आपको पता है कि इंडिया का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, ऑपरेशन फ्लड, कई बार बता चुके हैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में। ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ना। किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति भी इसी को कहा जाता है, यानी कि दुग्ध उत्पादन, आंसर नंबर हो जाएगा B नंबर। और ये हुआ कब था ऑपरेशन फ्लड, तो हुआ था आपको 1970 में हुआ था श्वेत क्रांति। और इसके सूत्रधार कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, याद रखिएगा, सभी चीज़ आपको पूछा जाता है ना। और 1970 में जो ये शुरुआत हुआ था किसके द्वारा किया गया था, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किया था, जिसके सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था। जी हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो कब हुआ था, ये हुआ था 1998-99 में हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर C नंबर, 1998-99 में ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। जी हाँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना कई बार एग्जाम में आ चुका है, जन धन योजना, और ये हुआ था 15 अगस्त। इसकी जो घोषणा होती है ना, घोषणा अगर पूछ लिया जाए, है ना, इसकी घोषणा अगर पूछा जाए तो घोषणा हुआ था आपको 2014 में, यानी कि 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा होती है। ठीक है, जनधन योजना की। और इसको जो लागू किया गया था वो 20 अगस्त 2014, भी पूरा याद रखिएगा, 20 नहीं 28, है ना, 28 अगस्त 2014 से ये लागू हो गया था आपको। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, शुभारंभ हो गया था यानी कि लागू हो गया था, तो आंसर हो जाएगा 2014 से। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है। देखिए हरित क्रांति वाला फिर से आ गया। तो हरित क्रांति हुआ था 67-68 में, 66-67-68 में, और इसके जो सूत्रधार थे वो MS स्वामीनाथन थे। और कह रहा है कि इसकी सफलता जो है वो किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी। तो रासायनिक उर्वरक और एवं कीटनाशक भी था, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और बीजों की उच्च पैदावार किस्म, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। इन सभी का इसमें योगदान था दोस्तों हरित क्रांति को सफल बनाने में। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। देखिए नीली क्रांति कई बार आपको पूछा गया, नीली क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, है ना। तो ये आपको हमेशा, ये मैंने कई बार बता चुका हूँ, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा मत्स्य पालन से, यानी कि मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति आपका। नीली क्रांति की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगर पंचवर्षीय योजना पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था नीली क्रांति की शुरुआत। अगला सवाल है आपका 39 नंबर। कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निजीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? निजीकरण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्तु और सेवा कर, यानी कि GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है वस्तु और सेवा कर की अवधारणा किस देश से शुरू हुई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया चुका है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कनाडा से हुई थी, है ना। कहाँ से हुई थी? कनाडा से हुई थी दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। 41 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। जी हाँ, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किसके पास है। तो 41 का हो जाएगा संसद के पास है ना। संसद अनुच्छेद कितने में है मैंने बता चुका हूँ। अगर नहीं बताते हैं तो ये बहुत गलत बात है। मैंने 2-3 क्लास पहले पूरा अनुच्छेद को निचोड़ निकाला था और उसको याद भी करवाए थे। या नहीं देखे हैं तो 2 वीडियो आपका अनुच्छेद पर था, जो पूरे अनुच्छेद का निचोड़ था। पूरा अनुच्छेद आपको वहाँ पर बताया गया था, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपको 79 में, है ना। 79 में क्या है आपको? संसद है, ठीक है। और संसद ही बढ़ा सकता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। जी हाँ, नीति निदेशक सिद्धांत कई बार बता चुके हैं। ये भाग कितने में है? तो भाग है आपको 4 में। अनुच्छेद कितने में है? तो 36 से लेकर के 51 में है। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और पूछा गया है क्वेश्चन कि इसको मतलब शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था नीति निदेशक तत्वों को संविधान में। तो मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, है ना। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा या फिर कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ही नीति निदेशक तत्वों को अपने संविधान में शामिल किया गया है। अगला है आपका 43 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से देखिए 2 प्रश्न घुमा के पूछेगा आपको, है ना। और आप घूम जाइएगा, तो आज के बाद घूमना नहीं है। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? अगर भारतीय संविधान की आत्मा पूछा जाए तो चुपचाप आपको मार देना है प्रस्तावना को, है ना। चुपचाप मारना है किसको? प्रस्तावना को मारना है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर ने, है ना, अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, अगर पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा है, तब हो जाता संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। जी हाँ, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय एवं आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर, लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, घुमा घुमा के मारता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32, है ना, अनुच्छेद 32 में ही है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? हृदय एवं आत्मा कहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तो प्रस्तावना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला सवाल है आपका 44 नंबर का, रहा है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है। कई बार बता चुके हैं। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है वो हो जाएगा ग्राम पंचायत हो जाएगा, है ना। सबसे छोटा अंग क्या है? तो ग्राम पंचायत है। भारत में
पंचायती राज की प्रणाली कैसी है, तो त्रिस्तरीय है। और त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है ये किसकी सिफारिश पर लागू किया गया है, तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर आधारित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कई बार एग्जाम में आया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय करेगा वो लोकसभा के अध्यक्ष जी करेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, और अनुच्छेद 110 के 3 के आधार पर, ठीक है, अनुच्छेद 110 के 3 के आधार पर ये किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद कितने में है, तो 12 का 4, है ना, याद रखिएगा 12 का 4, यानी कि 124 में है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैसे घुमाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, क्वेश्चन देखिए मुख्य न्यायाधीश अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको कौन शपथ दिलाएगा, जो मुख्य न्यायाधीश है, तो मुख्य न्यायाधीश को दिलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, जबकि अन्य जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। तो क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि राज्यसभा एक क्या है। देखिए राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है ना। कई बार आपको बता चुके हैं कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। एक क्या है, तो अस्थाई निकाय है ये, तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसका विघटन कभी नहीं होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल पूछा जाता है कि इसके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल। ठीक है, लेकिन लोकसभा अगर पूछ लिया जाए कि लोकसभा क्या है, तो लोकसभा क्या है, लोकसभा अस्थायी निकाय है ना। लोकसभा 5 साल के लिए गठित होता है, 5 साल के बाद फिर वो भंग हो जाता है, 5 साल के पहले भी वो भंग हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लोकसभा अस्थायी, जबकि राज्यसभा अस्थायी निकाय है। ठीक है, चलिए, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है, जबकि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करके पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, जितने लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान क्या है दोस्तों। देखिए आप पढ़े होंगे कि जो हमारा संविधान है ना, ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है ना। पढ़े होंगे ना कि भारतीय संविधान कैसा है, तो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है बताइए। तो भारतीय संविधान, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, भारत के संविधान में नम्यता तथा अनम्यता के लक्षण एक साथ विद्यमान है। यह संविधान इसलिए नम्य है क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ठीक है, समझ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला हो जाएगा प्रश्न नंबर 49। कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। केंद्र राज्य विधायी संबंध किस भाग में दिए गए हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 49 का आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर भाग नंबर 11। जी हाँ, भाग 11 के अध्याय नंबर 1 में, भाग 11 के अध्याय 1 में ये बातें की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 49 का। और अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए दोस्तों तो 245 से लेकर के 255 तक इसका वर्णन है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है 50 नंबर प्रश्न। हम लोग 68 तक लगा चुके हैं। 50 प्रश्न कह रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य, जी हाँ, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जी हाँ, तो ये जो सदस्य होते हैं ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी कि आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका 51 नंबर। चलिए अब कुछ साइंस के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
प्रश्न है कि लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है? कई बार एग्जाम में आ चुका है, लेंस की जो शक्ति मापी जाती है दोस्तों वो मापी जाती है डायोप्टर में, है ना। ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा, लेंस की शक्ति डायोप्टर में। सभी लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था न्यूटन महोदय के द्वारा, ठीक है। न्यूटन के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये क्वेश्चन मैंने कल ही परसों आप लोगों को बताया था कि एक जो बिलियन है वो लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो बिलियन जो हो जाता है वो क्षारीय होगा, और क्षारीय होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 7 से अधिक होगा, यानी कि 7+ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, है ना। लाल लिटमस क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। अगर नीला लिटमस लाल करता ना तो ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है अम्लीय होता है, ठीक है। और अम्लीय अगर होगा तो इसका वैल्यू होगा 7 से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ लाल नीला कर रहा है तो ये 7 से अधिक हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। ये क्वेश्चन 2 दिन पहले भी मैं आप लोग करवा चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम है दोस्तों? तो तांबे की मात्रा अधिकतम किस में है बताइए? पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में या फिर गन मेटल में? क्या होगा आपका? 54 का आंसर हो जाएगा आपका कांसा में, है ना। आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कांसा में। कांसे में होता है ना, तांबा पूछ रहा है ना, तो कांसे में तांबा कितना होता है? 88% कांसा में तांबा होता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका, ठीक है। जबकि 12% इसमें क्या होता है, तो 12% इसमें टीन होता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और पीतल अगर पूछ लिया जाए कि पीतल में तांबा कितना होता है, तो पीतल में तांबा होता है आपको 68.71% होता है, ठीक है। जबकि शेष इसमें जस्ता रहता है पीतल में। और कांसा में याद रखिएगा 88% तांबा होता है। नेक्स्ट है आपका कि जेरेंटोलॉजी। जी हाँ, जेरेंटोलॉजी के बारे में आपको बता चुके हैं कि जेरेंटोलॉजी जो है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है दोस्तों? जेरेंटोलॉजी जो है ना ये आपको वृद्ध से संबंधित है ना, जो आपको वृद्ध हो जाते हैं लोग उनके अध्ययन से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध जो होता है वृद्ध व्यक्तियों से है ना। वृद्ध व्यक्तियों में क्या होता है कि मांसपेशियां जो होती है वो शिथिल हो जाती है तथा शरीर के अंग भी क्या हो जाता है युवावस्था में, मतलब कि वो उतने अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाता है, और इसके अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 नंबर, कह रहा है कि जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? जी हाँ, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछा गया। आपको पता होगा कि जल से भरा हुआ गिलास है, उसके ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया है, और जब वो बर्फ़ पिघलेगा तो पानी क्या होगा, तो पानी वही रहेगा दोस्तों, है ना। पानी क्या रहेगा, पानी वही रहेगा। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का पानी का टुकड़ा यदि पिघलता है तो पानी आयतन क्या हो रहेगा, पूर्ववर्त ही रहेगा, फलता पानी का स्तर वही रहेगा, पानी नीचे नहीं गिरेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 नंबर। 57 है कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में क्या होती है उपयोग की जाने वाली गैस पूछा गया। देखिए जो गोताखोर लोग होते हैं जो पानी में डाइव लगाते हैं, है ना, वो अपने पीठ पर लादे हुए रहते हैं ना टंकी, तो वो जो सांस लेने के लिए लगाए हुए रहते हैं ना, है ना, तो वो उसमें कौन से गैस होता है ये पूछा गया है। तो उसमें होता है आपको ऑक्सीजन और हीलियम, है ना। क्या होता है, ऑक्सीजन और उसमें हीलियम होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ गया है। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर। रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? क्वेश्चन पूछा गया है रेशम का कीड़ा, है ना। सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। और रेशम का जो कीड़ा होता है अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका कोशित, है ना। किस चरण में? तो कोशित चरण में, है ना। आंसर हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता है वो कौन सा है? जी हाँ, टाइफाइड तो पानी से फैलता है आपका, है ना। कौन जो है वो पानी से नहीं फैलता है? तो 59 का हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है ना ये पानी से नहीं फैलता है, ये आपको विषाणु के कारण फैलता है, ठीक है। विषाणु के वजह से ये आपका होता है हेपेटाइटिस बी।
ठीक है। और हैज़ा है, पीलिया है, आपको टाइफाइड है, ये सब वगैरह, ये सब जो है आपको पानी से फैलता है। आपको मटर पौधा, जी हाँ, मटर का पौधा जो है ये क्या है दोस्तों, शाख है या पुष्प है या झाड़ी है या फिर कोई नहीं है। तो मटर का जो पौधा है एक प्रकार का शाख है ये आपका, ठीक है। ये एक द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है आपको मटर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, आंसर याद रखिएगा। द्विबीजपत्रीय पूछ देगा क्वेश्चन में, द्विबीजपत्रीय पौधा कौन सा है, या फिर तो वो हो जाएगा आपको मटर, है ना, वैसे भी पूछ सकता है घुमा करके। चलिए अब हम देखते हैं कुछ मैथ के प्रश्न आ गया है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब मैथ यहाँ पर हम लोग सोल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि क्रिकेट के किसी खेल में, चलिए आप लोग भी कॉपी कलम निकाल लीजिए अपना अपना और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैथ देखेंगे 5 और 5 यहाँ पर रीजनिंग देखने वाले हैं अभी। चलिए प्रश्न कह रहा है कि क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट कितना था, 3.2। आप क्रिकेट खेले होंगे तो 50 ओवर का क्रिकेट चल रहा है आपका, ठीक है। तो 10 ओवर में जो रन रेट है वो 3.2 है। इसका मतलब 10 ओवर में कितना रन बना, मात्र 32 रन बना पाए हैं। कह रहा है कि शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए जिससे कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। जी हाँ, लक्ष्य कितना है 282 और बचा हमारे पास कितना है 40 ओवर, और कितना रन बन गया है तो 32 बन गया है। बनाना कितना है 282, 32 रन बन गया है तो 32 इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 0, 5 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5 और 250। ओवर कितना है 40 और रन रेट हमको निकालना है तो 40 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। अब आ जाएगा, अब 40 पचे 200, 40 छक्का 240, तो 6 बर्तवे लिखा देते हैं तो 6 चक 24 हो जाएगा 0 और 1 कटम कुटम। यहाँ पर पॉइंट बैठेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा आपका। तो कितना बार में हम लगाएंगे, 40 दूनी 80, है ना, तो 80 हो जाएगा, 25 यहाँ हो जाएगा, यानी कि 6.25 का रन रेट चाहिए, तब हम 282 रन तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। यानी कि 6.25 आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, है ना। 10 ओवर में रन रेट कितना है 3.2 है, यानी कि कितना रन बन गया है 32 रन बन गया है। अब कह रहा है कि 282 रन तक हमको पहुंचना है और ओवर कितना है हमारे पास, तो 40 ओवर है, ठीक है। 32 रन तो पहले हम बना लिए हैं तो 32 इसमें माइनस कर देंगे और 32 माइनस करके 40 से भागा दे देंगे तो रन रेट नहीं निकल जाएगा, तो 6.25 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है इसको बनाइएगा। कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या है आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 26,24,000 एक नगर की जनसंख्या है, ठीक है। कह रहा है कि जनसंख्या में प्रति वर्ष, ठीक है, 25 प्रति हजार की वृद्धि होती है। जी हाँ, प्रति वर्ष कितना वृद्धि हो रहा है, तो 25 प्रति हजार की वृद्धि हो रही है। तो बताइए कि आज से 1 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी तथा 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अभी जनसंख्या इतना है ना, और कितना वृद्धि हो रहा है, तो प्रति वर्ष 25 प्रति हजार की वृद्धि हो रही है। तो 1 साल पहले का पूछ रहा है और 3 साल बाद का पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर n वर्ष पहले, है ना, यानी कि 1 वर्ष पहले वाला यहाँ पर हम निकालेंगे, है ना। n का मतलब क्या हो गया, वर्ष, यानी कि 1 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी होगी, 1 वर्ष पहले। तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे दोस्तों, इसका फॉर्मूला लगाएंगे P/1 + R/1000 पावर n। इस पे आप निकालिएगा तो टूट जाएगा। P यहाँ पर हम लिख देंगे इतना, है ना, P का वैल्यू ये रहा, R का वैल्यू कितना है तो 25%, R का वैल्यू कितना है, ये 25% की दर से यहाँ पर आपको बढ़ रहा है, और n कितना है तो n आपका 1 वर्ष है। तो यहाँ से निकल जाएगा आपको 1 वर्ष पहले वाला, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप लगा करके निकालिएगा। और एक हम और निकाल लेंगे, है ना, ये आपको करना है, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। और एक आपको पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 3 वर्ष बाद वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो इसको हम ऐसे घेर देते हैं, n वर्ष बाद। अब आपको पूछा गया है n वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद आपको निकालना है।
तो 3 वर्ष बाद वाला कैसे निकालेंगे, इसका लिख देंगे P इंटू 1 प्लस R बटा 1000। 1000 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रति हज़ार लिख रहा है ना, 25% नहीं यहाँ पर है ना, 25% नहीं है, 25 प्रति हज़ार है, इसलिए यहाँ पर हज़ार है। और यहाँ पर 3 वर्ष का निकालना है तो यहाँ पर पावर ऊपर 3 चढ़ जाएगा। जैसे कि साधारण ब्याज आप निकालते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आपको निकालना है ना। चलिए, तो B इंटू 1 प्लस R बटा 1000 पावर n, यहाँ से निकाल लीजिएगा 3 वर्ष बाद वाला, यहाँ से निकल जाएगा 1 वर्ष पहले वाला, और यहाँ से सोल्व हो जाएगा। P का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पर 26,24,000 है ना, और R बराबर यहाँ पर 25% आपको 25 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा आपको आंसर नंबर A, यानी कि 25,60,000 और 28,25,761 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर प्रश्न है। 2/3, 3/4, 4/5 तथा 5/6 में कौन सी भिन्न जो है वो सबसे बड़ी है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले इसको तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए, है ना, तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए, जो आएगा सबसे बड़ा वहाँ से निकल जाएगा। जैसे कि इसको ऐसे ऐसे, 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 इसको ऐसे ऐसे गुना कर दीजिए। जैसे कि 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 3 तिया कुछ ना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 5। अब देखिए ये है 8 है, ये हो गया 9। अब देखिए इससे बड़ा हो गया ये आपका, है ना। तो अब बचा आपका 3/4 और 4/5। अब चेक करेंगे तो 5 तिया 15, 4 चक 16, यानी कि बड़ा हो गया आपका ये 4/5 अब आ गया। अब करेंगे क्या, तो 4/5 गुने 5/6 में अब चेक करेंगे कौन बड़ा है, तो 6 चौक 24 और कितना हो गया 5 पचे 25, यानी कि 5/6 आपका यहाँ पर सबसे बड़ा होगा। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर। 64 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या निकालना है आपको। वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिससे इतना को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1260 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 1260 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो ये निकल जाएगा आपको 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 5। देखिए 2 और यहाँ 3 तो हट जाएगा क्योंकि ये आपको निकल गया आपका। अब यहाँ पर अभीष्ट संख्या कौन बच जाएगा, तो अभीष्ट संख्या बच जाएगा आपको 7 गुने 5, यानी कि आंसर हो जाएगा आपको 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं आपका 65 नंबर। देखिए 65 नंबर जो प्रश्न है ये प्रश्न आपको सोल्व करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन करना है ना। इसको आप सोल्व कीजिएगा। इसको सोल्व हम कैसे करते हैं, है ना। सबसे पहले मैं इसका नियम बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले का की क्रिया करेंगे, है ना। पहले का करी और उसके पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ। ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। पहले का करी, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ और घटाओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर का तो है, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे, फिर मंझली कोष्ठ का क्रिया करेंगे, उसके बाद फिर बड़की कोष्ठ का क्रिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको क्रिया आप कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप इसको तोड़िएगा, सॉल्यूशन निकालिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 1/2। आप इसको निकाल करके देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले छोटी कोष्ठ को तोड़िएगा, उसके बाद फिर इसको तोड़िएगा, फिर यहाँ पर तोड़िएगा, फिर आपको पूरा में तोड़िएगा इसको, तो 1/2 इसका तोड़ करके आ जाएगा। मैंने नियम आपको बता दिया किस प्रकार से इसको बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। 66 नंबर है। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये भी रीजनिंग है और इसको भी आपको लिख करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि आखिर ये बनेगा कैसे। ये देखिए इस प्रकार का जैसे ही एग्ज़ाम में सवाल पूछे ना, तो इसको स्टार्टिंग में आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें समय लगेगा आपको, है ना। इस प्रकार का रीजनिंग अगर पूछे तो समय लास्ट में बचता है, तभी इसको बनाइएगा। ये बन जाएगा, ये आसान है लेकिन समय लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इतना का वैल्यू होता है ये, इतना बराबर क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है, और इसको क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है, और इसको क्या लिखा गया है, तो इसको ये लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या होगा ये आपको पूछा गया है। तो हम करेंगे क्या है, सबको अलग अलग यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। इतना को इतना लिखा गया है, फिर
फिर इतना को इतना लिखा गया है, अलग अलग करके लिखेंगे, फिर उसमें कॉमन हम निकालेंगे और यहाँ पर निकल जाएगा कि समर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो समर का यहाँ पर जो अर्थ आ जाएगा वो हो जाएगा आपका EMF हो जाएगा, समर का अर्थ हो जाएगा EMF। इसको पूरा लिख करके आप बनाइएगा तो ये निकल के आ जाएगा EMF। इसको पूरा लिख करके आप बनाइएगा जरूर, है ना। क्या लिखना है तो जैसे GNR TAG ZOG और GMP का अर्थ है SEAUL ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, फिर है HYTO GNR और EMF का अर्थ लिखा हुआ है समर ओलंपिक गेम्स, है ना। तो ये कुछ कुछ लिख दिया है, उसका अर्थ दे दिया है, फिर लास्ट में आपको पूछेगा कि इसका अर्थ क्या होगा, तो ये कॉमन लेकर के आप इस यहाँ पर पे मतलब कि यहाँ पर आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका EMF हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आपका 67 नंबर। क्या प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस X महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया तो बताइए कि राष्ट्रीय दिवस कितनी तारीख को मनाया गया था यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार को पड़ती हो। चलिए इसको कैसे बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस X महीने के, है ना, X महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया। ठीक है, किसी देश का राष्ट्रीय दिवस शनिवार को मनाया गया, है ना। किस दिन मनाया गया तो दिया गया है शनिवार को मनाया गया, और शनिवार को मनाया गया तो महीना का यह है चौथा, है ना। महीना का ये क्या है तो महीना का ये चौथा शनिवार है। ठीक है, आगे क्या कह रहा था और तो बताइए कि राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया। कह रहा है कि यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार है, एक तारीख दे दिया है ना। एक तारीख क्या है, मंगल है आपका, एक तारीख मंगल है। और पूछ रहा है अगर एक तारीख को मंगल है तो 8 तारीख को क्या पड़ेगा, 8 तारीख को मंगल पड़ेगा, 15 को क्या पड़ेगा, मंगल पड़ेगा, 22 को क्या पड़ेगा, मंगल पड़ेगा, और 29 को क्या पड़ेगा तो ये भी मंगल पड़ेगा। और 30 तारीख को मनाया गया है, यानी कि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस X महीना के चौथे शनिवार को मनाया गया, यानी कि ये हो गया 29 को मंगल। अब 30 यानी कि 22 तारीख है। अब देखिए यहाँ पर शनिवार पूछा गया था ना, तो 1 तारीख को तो मंगल है, तो 8, 15, 22 और 29 तारीख को मंगल पड़ेगा, तो 22 तारीख मंगल है, यानी कि शनिवार कब आएगा तो मंगल प्लस 4 यानी कि आ जाएगा आपको 26 तारीख को शनिवार, है ना। 26 तारीख को यहाँ से मनाया गया होगा, 26 को 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, यानी कि 26 तारीख को अगर शनिवार पड़ता है तो 26 तारीख को ही मनाया गया क्या तो आपको राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर C हो जाएगा। यहाँ से समझे कि नहीं समझे, बताइए कि नहीं, बताइए समझे कि नहीं। क्योंकि 1 तारीख को कह रहा है मंगलवार है ना, 1 को मंगलवार है तो फिर 8 को मंगल होगा, 15 को मंगल होगा और 22 को मंगल होगा। ठीक है, तो 22 को मंगल, 23 को बुध, 24 को बृहस्पति, 25 को शुक्र और 26 को शनिचर, यानी कि शनिचर हो जाएगा आपका 26 तारीख को आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट चलती है आपका प्रश्न नंबर है 68 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, बताइए कि वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित होगा। क्या होगा इसका आंसर। क्या कह रहा है कि औरत ने एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, है ना, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने क्या कहती है कि वह जो है मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। जी हाँ, मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, तो बताइए कि उस औरत व्यक्ति से क्या संबंध होगा। 68 का क्या होगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका भगनी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका भगनी, यानी कि आंसर नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 69 नंबर। 69 क्या कह रहा है कि समीर जो है वो सलमा से नाटा है, पॉल जो है समीर से लंबा है, सुदीन जो है सलमा से लंबा है लेकिन हसन से नाटा है, सलमा पॉल से लंबी है। यदि इन सभी को ऊंचाई के क्रम में एक कतार में खड़ा किया जाए तो इनमें मध्य में कौन होगा, बताइए। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, कैसे बनाने के लिए आपको बताए थे कि एक जैसे जैसे आपको बोल रहा है वैसे वैसे आप लिखते चलिएगा, है ना। समीर जो है सलमा से लंबा है तो आप लिख दीजिएगा समीर जो है ना, वो सलमा से लंबा है। ठीक है, सलमा के जो ऊपर रहेगा वो लंबा रहेगा, है ना, जो ऊपर रहेगा वो लंबा रहेगा, नहीं समीर ऊपर है तो सलमा से क्या है, लंबा है। ठीक है, फिर कह रहा है पॉल जो है वो समीर से लंबा है, पॉल जो है यहाँ पर पॉल हो जाएगा, पॉल क्या है समीर से लंबा है यानी कि ऊपर है। सुदीन जो है वो सलमा से लंबा है, सुदीन जो है यानी कि सुदीन जो है वो सलमा से लंबा है लेकिन हसन से
नाटा है, ठीक है। सलमा पॉल से लंबी है, सलमा जो है वो पॉल से लंबी, यानी कि सलमा क्या है, सलमा ऊपर रहेगा, है ना। सलमा क्या रहे, लड़की है, पता नहीं लड़का है, तो सलमा ऊपर रहेगी, ठीक है। सलमा पॉल से लंबी है। कह रहा है कि इन सभी में ऊंचाई के क्रम में एक कतर में सजाया जाए। एक यहाँ पर छूट गया है, सुदीन जो है सलमा से लंबा है, सुदीन जो है वो सलमा से लंबा है, सलमा से भी लंबा है सुदीन, है ना, तो सुदीन यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा है कि लेकिन इसमें सबसे मध्य में कौन होगा, मध्य में कौन आ जाएगा, पॉल आ रहा है, आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका 69 का क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पर, थोड़ा सा लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। मध्य में यहाँ पर सलमा आ रहा है ना, मध्य में यहाँ पर सलमा आ रहा है, थोड़ा सा इसको फिर से देखिएगा। प्रश्न कह रहा था कि समीर जो है वो सलमा से नाटा, देखिए नाटा ने यहाँ पर कहा, यही गलत हो गया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आंसर हो जाएगा आपका सलमा, है ना। यहाँ पर नाटा था, मैंने उसको लंबा ले लिया था, है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, सलमा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आप इसको लिख करके बनाइएगा, ये बन जाएगा आपका। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये कथन वाला सवाल है ना, कथन वाला क्या दिया गया है, करा नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन तथा एक निष्कर्ष दिया गया, ठीक है। दो कथन दिए गए हैं, लेकिन लास्ट में आपको निष्कर्ष दिया गया, ठीक है। दिए गए कथन सर्वमान्य मान्यताओं से सर्वथा विपरीत ही क्यों न हो, आपको उन्हें सत्य मानना है और इसके बाद आपको दिए गए निष्कर्ष पर विचार करते हुए उसकी सत्यता की जांच करना है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा था कि जो कथन में दिया गया है ना, जो कथन में दिया गया है क्यों नहीं वो गलत बात लिखा गया हो, लेकिन आपको मानना उसी को है। कथन एक में दिया गया है कि किसी भी गोपनीय प्रस्ताव के ऊपर बहस करने की स्वीकृति नहीं दी जाती है, ठीक है। दूसरा कथन है कि गत सप्ताह कोई भी गोपनीय प्रस्ताव नहीं था। अब इसका निष्कर्ष निकालना है। कथन एक और कथन दो को ध्यान से पढ़िएगा और उसी आधार पर यहाँ पर निष्कर्ष निकालिएगा आप, है ना, अपना दिमाग यहाँ पर मत लगाइएगा। तो इसका जो निष्कर्ष निकल के आएगा, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष कह रहा है कि इसके ऊपर इससे संबंधित पार्टियों द्वारा बहस की गई। अब यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है, निश्चित रूप से गलत है या संभवतः गलत है या निश्चित रूप से सही है या कहा नहीं जा सकता। तो इसका 70 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, निश्चित रूप से ये बातें गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। आपका प्रश्न नंबर है 71 नंबर। देखिए पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल देख लेते हैं। तो पुर्तगाल की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, लिस्बन है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो मुद्रा यहाँ पर यूरो चलता है ना, यूरो मुद्रा यहाँ पर चलती है और यह एक यूरोपीय देश है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म यहाँ पर बताना है। देखिए नेपाल के पड़ोसी, नेपाल कहाँ पड़ी है, तो मैं इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आपको बता देता हूँ, है ना। थोड़ा सा देखिए, ये जो दिख रहा है दोस्तों ये है आपका नेपाल, है ना। ये क्या है, ग्रीन वाला नेपाल है। और नेपाल किस किस से सीमा बनाता है, याद रखिएगा आप, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सिक्किम भूटान, ये गलत हो गया। सिक्किम और बिहार, ठीक है, असम ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश हरियाणा ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिक्किम और बिहार। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। ऐसे सीमा बनाता है ये 5 राज्य से, है ना। उत्तराखंड हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 नंबर। प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 73 नंबर, याद रखिएगा, है ना। प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है तो यदि उसे प्राप्त ना हो सका हो। दी हाँ, जमानत जब्त हो जाना, नाम सुने होंगे, है ना। बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े होते हैं और उनका जमानत जो है वो जब्त हो जाता है। हर एक चुनाव का अलग अलग जमानत राशि रखा जाता है। तो लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि कितना प्रतिशत आपको वोट लाना है ताकि आपकी जमानत बची रहे। तो आपको जो लाना पड़ता है टोटल वोट का 1/6%, है ना। टोटल वोट का 1/6% आपको यहाँ पर प्राप्त करना पड़ता है। वैध मतों का 1/6 भाग अगर आप प्राप्त नहीं करते हैं तो आपका जमानत जब्त हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों आपका गलत है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 1/6 आपको टोटल वैध मतों का 1/6 भाग आपको प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर, कह रहा है कि प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं।
और जो निम्नलिखित का जन्म दिवस है, जी हाँ, किसके जन्म दिवस पर हम लोग 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद के जन्म पर, और इनका जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है। आपको विवेकानंद का आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जाते जाते, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न है और इसका कमेंट आपको, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और मैं इसका आंसर कमेंट में ही दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर आप दीजिएगा। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि लाइफ डिवाइन, यहाँ पर दो चीज़ें पूछा जाता है, लाइफ डिवाइन और एक, अच्छा सॉरी, यहाँ पर डिवाइन लाइफ पूछा गया ना, एक लाइफ डिवाइन पूछा जाता है, लाइफ डिवाइन और एक डिवाइन लाइफ। यहाँ पर क्वेश्चन है आपको डिवाइन लाइफ, मैंने थोड़ा सा पढ़ने में यहाँ पर गलत हो गया। डिवाइन लाइफ का आपको लेखक कौन है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है लाइफ डिवाइन। दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं और दोनों का आंसर भी अलग अलग है, याद रखिएगा। मैं लाइफ डिवाइन का आपको आंसर बता देता हूँ, है ना। लाइफ, आप नोट कर लीजिएगा, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन के जो लेखक है दोस्तों वो है अरविंद घोष, है ना। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। जबकि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। तो सभी लोग इसका कमेंट कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। मैं भी इसका जवाब आप लोग को कमेंट में ही दूंगा। ठीक है, ये इसका आंसर रहा। आप इसको टेस्ट के रूप में दे सकते हैं और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर जितना क्लास हो गया है, आज 69 नंबर क्लास हुआ है, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर आप दिख रहे हैं 7857824310। आप इस नंबर पे मैसेज करके आप वहाँ से ले सकते हैं और इसका चार्ज है मात्र 351 रुपया, है ना। आपको सिर्फ एक बार 351 का पेमेंट करना है। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम न हो जाए तब तक आपको पीडीएफ, वीडियो नोट्स इत्यादि सभी चीज़ ग्रुप में मिलता रहेगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी हम क्वेश्चन डालते रहते हैं, वहाँ से भी आपकी तैयारी होती रहेगी। डेली जो आपकी क्लास होती है दोस्तों रात में 9 बजे से होती है, तो 9 बजे लाइव आपको डेली क्लास भी मिलेगा। और ये आपको जो पेमेंट कीजिएगा कैसे करना है आपको, तो गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम या फिर व्हाट्सएप पे, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देना है। वहाँ आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सभी मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये हमारा चैनल है दोस्तों, यूट्यूब चैनल करियर परिवार। तो आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आप सभी को और ज़्यादा सपोर्ट कर सकूं और ज़्यादा आप सभी के लिए मेहनत कर सकूं, है ना। चलिए तो फिर हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए अपने और हमें थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।